प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि साइंस में अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम है हमारा पर्यावरण। इसका एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज हम इस क्लास का सेकेंड जो है पार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर को दो पार्ट में दो पार्ट में बांट के पढ़ाई करेंगे। आज इस चैप्टर का कंसेप्ट 100% होगा क्लियर। फिर अगले क्लास में आप लोगों को इसके क्वेश्चंस जो है करवाए जाएंगे। शुरू करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। इतना आसान भाषा में सीखेंगे कि एक बार आप देखते चलिएगा और आपको याद होता जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने आपको बताया था कि आहार श्रृंखला से आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। तो जानते हैं कि आहार श्रृंखला क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं पारितंत्र का, तो आप सभी जानते हैं कि पारितंत्र में बहुत सारे प्रकार के क्या हैं, जो उपभोक्ता हैं वो पाए जाते हैं और उत्पादक तो पाए जाते हैं। जैसे अगर वन पारितंत्र का मैं बात करूं तो वन में क्या है, पेड़ पौधे हैं। वन में क्या है, पेड़ पौधे को खा रहे हैं हिरन, और हिरन को खा रहे हैं भाई यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बाघ। तो ये एक तरह से आहार श्रृंखला हुआ। एक दूसरे का यहाँ पर जो जीव है, एक जीव दूसरे का भोजन बन रहा है। अगर मैं जल पारितंत्र या फिर तालाब पारितंत्र का मैं बात करूं, तालाब का, तो तालाब में होते छोटे छोटे, या फिर तालाब का ना करो तो मैदान का करते हैं, खेत कर लीजिए। खेत का मैं बात करूं तो खेत में होते पौधे को खाया टिड्डा को खाएगा मेढक को सांप, और सांप को गिद्ध। तो ये भी एक आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन का निर्माण हुआ। अब हम जानते हैं कि आहार श्रृंखला क्या है। देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीवों की श्रृंखला जिसमें ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह भोजन के रूप में होता है, आहार श्रृंखला कहलाती है। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आया कि जो आहार श्रृंखला है ना, ठीक है ना, जीवों की जो श्रृंखला है ना, उसमें ऊर्जा का जो है एक पथीय प्रवाह होता है। इसका क्या मतलब भाई, ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह का क्या मतलब है? ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह का मतलब है कि इसमें ऊर्जा का जो है ना प्रवाह होता है। जैसे कि घास के पास जो ऊर्जा है वो किसने लिया, टिड्डा ने, और फिर टिड्डा का ऊर्जा किसने लिया, मेढक ने, और फिर मेढक का ऊर्जा किसने लिया, सांप ने, सांप का ऊर्जा किसने लिया, गिद्ध ने। तो याद रखिएगा, इस घास का ऊर्जा किस में था, टिड्डा में था। टिड्डा को खाया मेढक ने, तो मेढक ने इस घास के ऊर्जा को ही क्या किया होगा, खाया होगा। घास का 100% ऊर्जा नहीं गया होगा, लेकिन कुछ न कुछ परसेंट, याद रखिएगा 10% ऊर्जा ही दूसरे स्तर पर जा पाती है, जो हम आगे बात करेंगे। फिर मेढक में भी घास का ऊर्जा है। फिर मेढक को सांप खाया तो सांप ने घास का ऊर्जा खाया। सांप को गिद्ध ने खाया तो गिद्ध को भी घास का ऊर्जा मिला। लेकिन इतना ज़्यादा स्तर पार करने के बाद घास का बहुत कम मात्रा में ऊर्जा ही यहाँ पर बच पाता है। और फिर जब गिद्ध मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है। क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो आप कहेंगे कि घास की ऊर्जा फिर घास में मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतना स्तर पार करने के बाद घास का बहुत यानी कि ना के बराबर गिद्ध तक पहुँच पाता है। और जब गिद्ध तक पहुँचा ही नहीं, बहुत कम ही पहुँचा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि गिद्ध के मरने के बाद जब गिद्ध इसमें मिला तो घास का ऊर्जा फिर घास को मिल गया। अगर घास का ऊर्जा पूरा का पूरा गिद्ध होते हुए फिर से मिट्टी में मिल जाता और फिर वो घास को उत्पादित करता, तब तो ये हो जाता चक्रीय प्रवाह। लेकिन चक्रीय प्रवाह नहीं होता है, एक पथीय प्रवाह होता है। इसी डायरेक्शन में जाएगा और फिर यहाँ पर आते आते गिद्ध तक आते आते घास की ऊर्जा हो जाएगा समाप्त। घास की ऊर्जा क्या हो जाएगा,
लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि फिर ये मरेगा तो फिर से इधर मिट्टी को ऊर्जा मिलेगी घास वाला और फिर घास विकसित होगा, ऐसा नहीं है। एक ही डायरेक्शन में इसका प्रवाह होता है, इसीलिए इसको एक पथीय प्रवाह कहते हैं। और ये भोजन के रूप में होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो किसके रूप में होता है? भोजन के रूप में। ये जो है इसको खा रहा, ये इसको मतलब एक दूसरे को खाने का जो चेन बनता है ना, वो है आहार श्रृंखला। नाम से ये स्पष्ट है, आहार में इसका होता है, भोजन होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने दे दिया है। आहार श्रृंखला का कुछ उदाहरण हमने दिया है। पहला हमने दिया है हरे पेड़ पौधे क्या करेंगे, इसको हिरण खाएंगे, हिरण को बाघ खा जाएगा, जो ये वाला है। दूसरा हमने दिया है मैदान के, यानी कि खेत कह लो या बगीचा कह लो, उसका हमने उदाहरण दिया है जिसमें होते हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप को गिद्ध या चील पक्षी क्या करेगी, खा जाएगी। इसके बाद आहार श्रृंखला का तीसरा उदाहरण हमने दिया है तालाब से। तालाब में क्या होते हैं, छोटे मोटे घास वगैरह होते हैं हरे पेड़ पौधे के रूप में। घास को बिच्छू खाता है, बिच्छू को मछली, मछली को बगुला, ठीक है। तो ये एक जो है ना मतलब तालाब पाड़ी तंत्र का आहार श्रृंखला का उदाहरण हो गया। तो आपको अब आहार श्रृंखला का उदाहरण लिखने के लिए बोलेगा तो आराम से लिख सकते हैं। कई उदाहरण आप देख लिए, 3 उदाहरण तो मुख्य रूप से देख ही पा रहे हैं फिगर के हेल्प से भी। आहार श्रृंखला के बाद अब हम लोग समझने वाले हैं आहार जाल को। किसको? आहार जाल को। देखिए, आपने जाल शब्द कई बार सुना होगा। जो जाल में क्या होता है कि धागा का बहुत सारा मतलब उसको बीना जाता है। धागा का जो जाल होता है तो धागा पे धागा, धागा पे धागा डाल डाल करके, धागा पे धागा डाल डाल करके क्या किया जाता है, जाल बीना जाता है। तो धागा के जाल को तो हम क्या कहते हैं, वो वाला जाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें धागा का जाल नहीं बनाना है प्यारे बच्चों, यहाँ बनाना है हमें आहार जाल। तो आहार जाल किसे कहते हैं? जो आपका आहार श्रृंखला है, यहाँ पर 3 आहार श्रृंखला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक मिडिल वाला, 3 आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला के जाल को आहार जाल कहते हैं। समझ गया? आहार श्रृंखला के जाल को आहार जाल कहते हैं। जैसे देखिए, एक आहार श्रृंखला ये आपको दिख रहा है, यहाँ इस छोटे छोटे घास वगैरह वो खा रहे हैं, बिच्छू वगैरह, उसको मछली, फिर इसको बगुला। एक आहार श्रृंखला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घास को खाया मेढक, मेढक नहीं, यहाँ पर जो है ना ये होने चाहिए कीड़े मकोड़े होने चाहिए। फिर इसको मेढक खाया, मेढक को खा जाएगा सांप, सांप को या तो गिद्ध खाएगा या नहीं तो मोर भी खा सकता है। इसके बाद आप एक आहार श्रृंखला और देख सकते हैं। इस छोटे छोटे पेड़ को खाया किसने, ये छोटे मोटे कीड़ों ने खाया, कीड़ों को खा गया पक्षी ने, पक्षी को सांप भी खा सकता है, और सांप को फिर कौन खा जाएगा, मोर खा जाएगा या फिर गिद्ध खा जाएगा। इसके बाद हमने दे दिया ये वाला, ये जो आपके जो दिख रहे हैं मतलब पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पेड़ पौधे के जैसे मान लो कि चावल के यानी कि धान के पेड़ है तो धान को खा जाएगा चूहा, चूहा को खा जाएगा प्यारे बच्चों या तो इधर बिल्ली, या नहीं तो चूहा को उल्लू भी खा सकता है, या चूहा को सांप भी खा सकता है। यानी कि देखा जाए तो एक तरह से आहार श्रृंखला का ये जाल बना हुआ है। आहार श्रृंखला का क्या बना हुआ है, जाल बना हुआ है। और इसमें ये जो ब्लू लाइन है ना, ये वाला ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन का क्या मतलब है, ब्लू लाइन का मतलब है वो स्तर का, ये है आपका उत्पादक। ये कहलाएंगे प्यारे बच्चों, इस 2 ब्लू लाइन के बीच में जितने भी है वो कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, ये कहलाएंगे आपके द्वितीयक उपभोक्ता इस दोनों ब्लू लाइन के अंदर, और ये कहलाएंगे तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में ही कुछ होते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता, ठीक है, जिसको कोई शिकार नहीं कर पाता है। तो आहार श्रृंखला के जाल को आहार जाल कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं का जाल आहार जाल कहलाता है। तो आहार जाल आपने समझा। आहार जाल का फिगर भी कई बार पूछ लेता है आपको, आहार श्रृंखला का उदाहरण भी पूछ सकता है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हम चीज़ पढ़ने वाले हैं, आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए कि कैसे आप इसमें अंतर लिखेंगे। उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा तो लिखिएगा कि आहार श्रृंखला और आहार जाल में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला,
इधर आप आहार श्रृंखला लिख लीजिए, इधर आहार जाल लिख लीजिए। लिखिएगा कि इसमें यानी कि आहार श्रृंखला में कई पोषी स्तर के जीव मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं। जैसे कि घास को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खाया चील। तो ये क्या होते हैं कि कई पोषी स्तर के जीव मिलकर के क्या करते हैं, आहार श्रृंखला बनाते हैं। जबकि आहार जाल में कई आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यानी कि सीधा समझिए, आहार श्रृंखला में जीव मिलकर के जो है ना एक श्रृंखला बनाती है, लेकिन आहार जाल में आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यानी कि इसमें आहार श्रृंखला मिलकर के आहार जाल बनाएगी। दूसरा अंतर है कि इसमें यानी कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह की दिशा रेखीय होती है। रेखीय का क्या मतलब, अभी हमने बताया था कि ऊर्जा यहाँ से निकल करके यहाँ तक क्या करेगी, एक ही दिशा में आएगी। अब ऐसा नहीं कि इसका ऊर्जा फिर इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं होता। तो रेखीय होता है, ठीक है, ये हमने आपको समझाया ही है अभी। जबकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है ना शाखान्वित होता है। शाखान्वित का मतलब कई ब्रांचों में इसका ऊर्जा बंट जाता है। कैसे, देखिए, आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाऊँ, अगर इस चूहा के लिए है, इस चूहा को ही मैं अगर देखूँ तो इसका ऊर्जा जो है ना ये उल्लू भी ले सकता है, या इसका ऊर्जा सांप भी ले सकता है, या इसका ऊर्जा बिल्ली भी ले सकता है। तो ये कई ब्रांच में बट जाते हैं। यहाँ पर कई ब्रांच में क्या होते हैं, बट जाते हैं। बात करूँ मैं सांप का, तो सांप को मोर भी खा सकते हैं और सांप को गिद्ध भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऊर्जा ब्रांच में बट गया कि नहीं, दोनों दिशाओं में क्या हो सकता है, जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर आप याद रखेंगे कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है ना वो प्रवाह की दिशा जो है रेखीय होती है, एक ही दिशा में ऊर्जा प्रवाहित होती है। लेकिन आहार जाल में शाखान्वित होती हैं जो ऊर्जा का प्रवाह है वो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांच में बट जा सकते हैं। तीसरा है कि आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की होती है। बिल्कुल सही, देख लीजिए, आहार श्रृंखला 3 चरण की होगी या 4 चरण की होगी। आपको मैं फिगर में दिखा देता हूँ। देखिए, ये आहार श्रृंखला 3 चरण का ही है। ये आहार श्रृंखला देख सकते हैं 1 2 3, ये 1 2 3 4 चरण का, 4-5 चरण का है। तो सामान्यतः 3 या 4 चरण के ही क्या होते हैं, आहार श्रृंखला होते हैं। जबकि यह जाल की तरह होती है। आहार जाल किसकी तरह होती है, जाल की तरह होती है, जिसमें कई चरण होते हैं। कितने चरण, कई चरण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आहार पिरामिड का, जो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो इसलिए हमने क्या करा कि भाई इसको भी पढ़ा दिया जाए। आहार पिरामिड क्या है? यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर के जीवधारियों के ऊर्ध्वाधर रूप में प्रदर्शित किया जाए, जीवधारियों के नहीं होना चाहिए, को होना चाहिए। हल्का टाइपिंग मिस्टेक है, आप हल्का इस सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। क्या लिखेंगे, यदि किसी पारितंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के जीवधारियों को ऊर्ध्वाधर रूप में प्रदर्शित किया जाए तो एक पिरामिड जैसी आकृति बनती है, जिसे आहार पिरामिड कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये मैंने आहार पिरामिड आपके सामने क्या कर दिया भाई, बना ही डाला। लो, यह मान लीजिए आप इसमें पेड़ पौधों को दे देंगे उत्पादक, इसमें आप दे देंगे टिड्डा, क्या देंगे, टिड्डा दे देंगे। इसमें दे दीजिए मेढक, ठीक, मेढक के बाद इसमें दे दीजिए आप सांप, सांप दे दीजिए, और इसके बाद ऊपर दे दीजिए गिद्ध। तो इसमें देख सकते हैं कि विभिन्न पोषी स्तरों के जीवधारियों का ऊर्ध्वाधर रूप में, इसे ऊर्ध्वाधर रूप इसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है कि नहीं। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम आहार पिरामिड। क्या कहते हैं इसे, आहार पिरामिड कहते हैं। एंड सन 1972 ईस्वी में चार्ल्स
एल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रथम बार आहार पिरामिड की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। यानी कि आहार पिरामिड बनाने का जो काम है वो सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने किया था। कब? तो 1972 में। ओके, आहार पिरामिड आपने समझा। अब है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। याद रखिएगा, हमने आपको कई बार बताया है कि दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है क्या है? तो दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत प्यारे बच्चों सूर्य है। दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। और अगर हम लोग सूर्य का 100% क्या भाई 50% ऊर्जा भी अगर हम लोगों ने यूज कर लिया ना, तो बाकी के दुनिया के किसी भी ऊर्जा का जरूरी ही आपको नहीं पड़ेगा। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बारे में बात करते हैं हम। देखिए, प्रकृति में केवल पौधे ही विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। यानी कि पौधा के अंदर ही वह गुण है जो विकिरण ऊर्जा को, यानी कि सूर्य से निकलने वाली किरणों के रूप में जो ऊर्जा हमें मिलती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित यानी कि बदलने का जो काम है ना, वो केवल पौधे ही कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पौधों को परिवर्तक कहते हैं। और सूर्य की कुल ऊर्जा का केवल 1% ही पेड़ पौधे उपयोग कर पाते हैं। भाई लो 99% ऊर्जा वैसे ही जो है वेस्ट चली जाती है सूर्य का, उसे हम रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल पाते हैं, पेड़ पौधे बदलते हैं। तो सूर्य के कितने ऊर्जा को? सूर्य के 1% ऊर्जा को ही पेड़ पौधे यूज करते हैं। और उसी 1% ऊर्जा का यूज करके पेड़ पौधे देखिए आपको कितना ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देती है। अगर इतना ज़्यादा पेड़ लगा दिया जाए कि 50% ऊर्जा अगर सूर्य का ले लो, भाई साहब ऑक्सीजन की कभी कमी ही नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम के बारे में, लिंडेमान का 10% नियम। लिंडेमान बायोलॉजी के बहुत फेमस वो विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा था कि देखिए ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना, वो एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ही प्रवाह हो पाता है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, ये है हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ को खाया प्यारे बच्चों टिड्डा ने। किसने खाया? टिड्डा ने खाया। टिड्डा को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने। ठीक है, और इसी तरह से सिस्टम चलता रहेगा। सांप को कौन खाएगा? मान लीजिए गिद्ध ने खाया। अब हम लिंडेमान का 10% नियम समझने जा रहे हैं कि यहाँ पर लिंडेमान का 10% नियम कैसे काम करता है। मान लीजिए ये जो हरा पेड़ पौधा है ना प्यारे बच्चों, इसमें 1000 जूल जो है ऊर्जा था। अब इसका मात्र 10% ऊर्जा ही टिड्डा को मिलेगा। इसका कितना परसेंट? तो 10% ही टिड्डा को क्या हो पाएगा? मिल पाएगा। तो 1000 का 10% प्यारे बच्चों होता है 100 जूल। कितना जूल? 100 जूल ही क्या मिला? टिड्डा को मिला। अब टिड्डा को जितना मिला उसका मात्र 10% ही मेढक को मिलेगा। तो भाई साहब बताओ 100 का 10% कितना? तो बोलेंगे सर 10 जूल। अब 10 जूल मिला मेढक को। अब मेढक को जितना मिला उसमें से मात्र 10% ही सांप को मिलेगा। तो 10 जूल का 10% कितना हुआ भाई? 10 जूल का 10% तो 1 जूल हो गया। कितना जूल हो गया? 1 जूल हो गया। अब 1 जूल का 10% ही किसको मिलेगा? तो गिद्ध को मिलेगा। भाई 1 जूल का 10% जो है, 1 जूल का जो 10% है प्यारे बच्चों, वो होगा 1/10 जूल। 1/10 जूल, यानी कि 1 को 10 से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.1 जूल। तो
यही नियम है लिंडेमान का 10% का नियम। इसका मतलब क्या है कि जितना, मान लीजिए कि पेड़ पौधा में ऊर्जा था, अब पेड़ पौधा को खाया टिड्डा ने, तो टिड्डा को वो सारा का सारा ऊर्जा नहीं मिलेगा, जितना था उसका मात्र 10% ही क्या होगा, मिलेगा। अब इसमें जितना है, इसको जो खाएगा उसमें इसका मात्र 10% ही जाएगा। जैसे कि इस 100 का 10% 10 जूल हुआ। अब 10 जूल का 10% सांप को 1 जूल ही मिलेगा। और फिर इसको गिद्ध खाया तो गिद्ध को मात्र 0.1 जूल मिला, यानी कि ऊर्जा बहुत ही, या फिर सीधा कह लीजिए कि 90% ऊर्जा जो है वो बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होने का सीधा मतलब या तो हमारे शरीर में पचता नहीं है, या फिर वो ऐसे ही क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। पकाते टाइम पर भी ऊर्जा का ह्रास होता है, और जब हमारा पेट उसको पचाता है तो नहीं पचा पाने के कारण भी उसका ह्रास होता है, तो यानी कि वो घटता जाता है। अब आप ही बताइए कि पेड़ पौधा से चला था 1000 जूल, यहाँ गिद्ध तक पहुँच पाया 0.1 जूल। अब गिद्ध जो खा के मरेगा फिर वो मिट्टी में मिलेगा, तो क्या मिट्टी में पूरा का पूरा ऊर्जा जा पाया? नहीं जा पाया, यानी कि 9 के बराबर ऊर्जा मिट्टी को मिल पाएगा। इसीलिए हम इसे एक पथीय प्रवाह कहते हैं, सॉरी एक दिशीय या फिर रेखीय प्रवाह कहते हैं ऊर्जा का। फिर इधर से मिट्टी में पेड़ पौधे को मिलने नहीं आएगा, 9 के बराबर ही आएगा। तो यही है लिंडेमान का 10% का नियम। लिंडेमान का 10% का नियम क्या है, देखिए। लिंडेमान के 10% नियम के अनुसार आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा अपने पहले चरण पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा का 10% होती है। यानी कि फर्स्ट चरण में जितना था उसका 10% ही सेकेंड चरण में जा पाएगा, जैसा कि हमने आपको इससे पहले समझाया है। यही है लिंडेमान के 10% का नियम। अब है ऊर्जा प्रवाह, तो वो तो अभी जस्ट हम समझा ही दिए कि ऊर्जा प्रवाह 10% नियम के अनुसार होता है। मान लीजिए कि उत्पादक में 1000 जूल ऊर्जा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में यह ऊर्जा केवल 100 जूल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 का 10% जो है वो 100 जूल ही होता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता से जो है वो द्वितीय उपभोक्ता में जाएगा, तो हमने लिख दिया कि जबकि दूसरे पोषी स्तर में यह 10% के हिसाब से 10 जूल ही जा पाएगा, और तृतीयक उपभोक्ता में केवल 1 जूल ही जा पाएगा। यही तो ऊर्जा के प्रवाह का सिस्टम है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यह कि अगर आप मुर्गा खरीद के लाते हैं और मुर्गा में मान लीजिए कि 100 है ना जूल ऊर्जा थी, तो आपको मुर्गा का 10 जूल ऊर्जा ही आपके शरीर में लगा। 90 जूल ऊर्जा आपने क्या कर दी, बर्बाद ही कर दी। पकाने के टाइम पर बर्बाद हो गया, या फिर आपके पेटों में पचने के टाइम पर क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है ना। तो अब आप जब कभी मुर्गा खरीदने जाइएगा, तो अगर 100 रुपये का मुर्गा लीजिएगा तो उसको 10 रुपया ही दीजिएगा। क्यों? बोलेगा कि देखिए आपका मुर्गा हम तो खाएंगे, लेकिन हमारे शरीर में तो लग पाएगा कितना, 10% ही, इसीलिए हम आपको 10% रुपया ही देते हैं। तो भाई साहब गुस्से से आसमान उसका लाल हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने 10% का नियम नहीं पढ़ाया है। ऐसा नहीं करना, मारपीट कर देगा वहीं पर तुम्हारा। ठीक है, 100 का लेना तो 100 ही क्या करना, उसको देना। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में 10% ही लग पाता है तो उसको हम दाम ही क्या करेंगे, 10% ही देंगे। तो ये आपने समझा ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है पोषी स्तर में। अब है आहार श्रृंखला के 3 या 4 चरण होने के कारण। देखिए आहार श्रृंखला में 3, 4 या मोस्टली बहुत ज़्यादा हो गया तो 5 चरण ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जस्ट आप देखे थे यहाँ पर इसमें हमने अभी जस्ट समझाया था कि सबसे लास्ट में कौन था, बाज पक्षी था। बाज पक्षी को 0.1 जूल ऊर्जा ही मिल पाया था, ये जो कि चौथा या 5वां स्तर ही था। अगर इससे आगे कोई होगा, अगर इससे आगे कोई होता तो उसको तो बहुत कम ऊर्जा मिलता, बहुत कम ऊर्जा मिलता कि नहीं, तो फिर उसका पोषण तो अच्छा से नहीं हो पाता। यही कारण है कि 4-5 स्तर ही भोजन के होते हैं, यानी कि आहार श्रृंखला के होते हैं। लिखिएगा कि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए
ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। एक स्तर से दूसरे स्तर में कितना, तो 10% मात्रा ही मिल पाता है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथा पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा कम हो जाती है। प्रत्येक चरण में 90% जो ऊर्जा है उसका तो ह्रास ही हो जाता है, यानी कि वो कम ही हो जाता है, यानी कि बर्बादी हो जाता है। और ऐसे करते करते चौथा स्तर तक जाते जाते ना ऊर्जा बहुत ज़्यादा कम बचती है। अगर 5वां स्तर भी होगा, 6ठा स्तर भी होगा तो उसको तो मिल ही नहीं पाएगा। इसी कारणों से 3 या 4 ही चरण जो है ना आहार श्रृंखला के होते हैं। नेक्स्ट है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं रेखीय होता है। क्यों? तो अभी जैसे हमने बताया कि एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, फिर जब गिद्ध मरेगा तो इसका ऊर्जा मिट्टी को बहुत कम ही मिल पाता है, इसीलिए हम इसको चक्रीय नहीं कहते हैं, रेखीय कहते हैं। डिटेल में लिखिएगा कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है अर्थात रेखीय होता है, क्योंकि स्वपोषी जीवों जैसे कि हरे पौधे द्वारा सूर्य से ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। हरे पौधे जो विकास किए थे वो किससे ऊर्जा लेकर के विकास किए थे, तो सूर्य से ऊर्जा लेकर के विकास किए थे। ठीक है। अब हरे पेड़ पौधे को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया मेढक, मेढक को खाया मतलब सांप, सांप को खाया गिद्ध, तो वो ऊर्जा तो गिद्ध तक गया, लेकिन ये किसी भी इसमें से कोई भी उस ऊर्जा को सूर्य के ऊर्जा में बदल सकता है नहीं, यानी कि सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। ऐसा नहीं कि गिद्ध मरेगा तो फिर से स्वपोषी को वो ऊर्जा मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती हैं, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते यह नाम मात्र ही रह जाता है। जैसा कि हमने बताया कि 0.1% यानी कि 1 जूल ही बच पाएगा गिद्ध के लिए, जो पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता। और अगर ये स्वपोषी को मिल भी जाए, पेड़ पौधे को मिल भी जाए, गिद्ध के मरने के बाद गिद्ध सरगल के मिट्टी में मिलेगा, फिर उसको हरे पेड़ पौधे उससे विकास भी करेंगे तो बहुत कम ही ना होगा। इसीलिए ऐसा सिस्टम जो है आपको दिखाया जाता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों है जैव आवर्धन, बहुत महत्वपूर्ण है। और जैव आवर्धन के कारण ही हम लोग समझिए तो न चाहते हुए भी क्या करते हैं, हानिकारक पदार्थ खा लेते हैं। जैव आवर्धन क्या है? देखिए, अगर आप बात करेंगे घास के बारे में, मैं बात करूँ, अगर घास है, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, और सांप को खाएगा मान लीजिए कि 5 पक्षी। ठीक है। अब होगा क्या, मान लीजिए कि घास को विकसित करने के लिए या फिर इसके संरक्षण के लिए आपने इसमें डाला था केमिकल, खाद डाला था ना भाई, खाद। मान लीजिए कि आपने घास में क्या डाला, खाद, तो खाद की मात्रा किस में गई, घास में गई। केमिकल है खाद, तो खाद गई घास में, घास को खाया टिड्डा ने, तो टिड्डा में भी चला गया केमिकल, यानी कि खाद चला गया, क्योंकि घास के शरीर में था खाद। और ऐसा होता है, आपको मैं बता दूं कि ऐसा होता है। अब टिड्डा को खाया किसने, मेढक ने, तो मेढक में भी चला गया केमिकल, क्योंकि टिड्डा में केमिकल आ गया था घास में से। फिर मेढक में से मेढक को खाया सांप ने, तो सांप में भी वो खाद केमिकल के रूप में चला गया। और फिर सांप को खाया बाज ने, तो बाज में भी केमिकल चला गया। और इस तरह से रासायनिक पदार्थों का, किसका, रासायनिक पदार्थों का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी, दूसरे पोषी स्तर से तीसरे, और तीसरे से चौथे अगले स्तर में पहुंचना ही जैव आवर्धन कहलाता है।
क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। ये समझा आपने। और जैव आवर्धन के कारण आपको आपके शरीर में केमिकल आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुर्गी के पालन के टाइम पर कई सारे उसको सुई, दवाई, बढ़ने वाला दवाई दिया जाता है, और मुर्गी को खा लिया आपने तो वो दवाई आप में भी आ गया, तो वो हानिकारक है आपके लिए, आपको भी क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा। और जैव आवर्धन के कारण हमारे शरीर में भी वो केमिकल क्या है? आ जाता है। देखिए कि जैव आवर्धन है क्या। देखिए, आहार श्रृंखला में जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं, बिल्कुल सही, एक दूसरे को खाते हैं। इस प्रक्रम में कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीवों में स्थानांतरित तो होते हैं, यानी कि एक जीवों से दूसरे जीवों में चले जाते हैं। इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जैव आवर्धन का हमने उदाहरण दिया। देखिए, पहले क्या होता था कि मवेशियों से दूध निकालने के लिए एक दवा का यूज़ किया जाता था। उस दवा का नाम हमें याद नहीं है। लोग क्या करते थे? दवा लाते थे और सुई दे देते थे मवेशी को, गाय को या भैंस को। सुई, गाय को या भैंस को वो सुई क्या करते थे? दे देते थे, और उस सुई से मवेशी बहुत जल्द दूध दे देता था। ठीक है, तो ये जो सुई है, मतलब दवाई है, मतलब एक केमिकल है। ये केमिकल किसके शरीर में गया? गाय के शरीर में गया, और गाय के शरीर में ये पचता नहीं था, मतलब उसके शरीर में ये उपलब्ध ही रहता था, मरते दम तक ही वो जो केमिकल है, वो जो सुई जो है, जो दवाई के रूप में उसको डाला गया है, वो रहता ही था। अब इससे समस्या क्या देखने को मिला कि जैसे गाय हो या भैंस हो, ये मरा, अब ये मरेगा तो इसको गिद्ध खाएगा। कौन खाएगा? गिद्ध क्या करेगा? खाएगा। और गिद्ध खाएगा तो गिद्ध में भी वो केमिकल चला गया, जिस केमिकल के सहारे उससे दूध निकाला जाता था। और क्या हुआ कि भाई इस केमिकल के कारण गिद्ध मरने शुरू हो गए, और गिद्ध तो आप समझ लीजिए कि विलुप्त ही हो गया एक तरह से, कहीं देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी कारण से जो गाय भैंस से ज़बरदस्ती दूध निकालने वाला जो दवा था, सरकार ने उसको बैन कर रखा है। चोरी छिपे कहीं कहीं मिलता होगा, पता नहीं, लेकिन इसको बैन कर रखा है। क्यों? क्योंकि जैव आवर्धन के कारण वो दवाई गिद्ध तक पहुंच रहा था, और गिद्ध का सीधा जान ले लेता था भाई, सीधा जान, मतलब वो गिद्ध मरते ही थे, मतलब उसके कारण भी कई सारे गिद्धों का क्या हो जाता था? मौत हो जाता था। ये किसके कारण? जैव आवर्धन के कारण। तो ये चीज़ें हैं, आपने देखा कि किस तरह से जैव आवर्धन हमारे लिए खतरनाक भी है। अब आप आगे बढ़ेंगे और हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं उसके बारे में जानेंगे। भाई साहब, पर्यावरण को प्रभावित करने में सबसे जो बड़ा योगदान है वो मनुष्य का ही है। आज अगर पर्यावरण प्रदूषित है, पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो इसके कारण कौन है? मानव। और मानव बहुत अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं, जिसके कारण पर्यावरण जो है ना प्रभावित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कारणों से पर्यावरण प्रभावित हुए हैं। लिखिएगा कि निम्नलिखित मानव क्रियाकलाप पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा आपका काम पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है? तो पहला, अनियोजित औद्योगिकरण। हम लोगों ने अंधाधुंध फैक्ट्री उद्योग का क्या कर लिया है? विकास कर लिया है, जो अनलिमिटेड मात्रा में प्रदूषण का उत्पादन करता है। कचरा या धुआं का, वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। हम लोगों ने अनियोजित शहरीकरण कर लिया है, शहर बसा लिया जैसे तैसे, कचरों वाला शहर कह लो इसको आप, कोई नियोजन नहीं है इसमें, कोई सिस्टम नहीं है। इसके कारण हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वनोन्मूलन, हम लोग वन को काटते जा रहे हैं, उसका उन्मूलन करते जा रहे हैं, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, ये भी पर्यावरण के लिए खतरा है। इसके बाद पीरकनाशियों का अधिक उपयोग। पीरकनाशी यानी कि कीट मरने वाले जो है रासायन, जो केमिकल वगैरह है, इसका हम लोग क्या करते जा रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद कृषि में उर्वरकों का अधिक उपयोग। खेती में हम लोग उर्वरक यानी कि खाद, रासायनिक खाद बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिसके कारण भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अधिक जन्म दर, भाई ज्ञान की कमी के कारण बच्चों का जन्म अधिक हो रहा है, जिससे आप जानते हैं कि पर्यावरण जो है ना प्रभावित होता ही होता है।
बढ़ती हुई जनसंख्या, जन्म दर बढ़ेगा तो जनसंख्या तो ऐसे ही बढ़ेगा, तो जनसंख्या बढ़ रही है, इस सब के कारण जो है ना पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। हमने क्या लिख दिया, उपरोक्त सभी क्रियाकलापों के द्वारा स्थिति अधिक बिगड़ती है और जिसके कारण निम्नलिखित पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इतना आपने जो ऊपर में जो आपने क्रियाकलाप किया है, इससे अब कौन कौन सी समस्याएं हो रही है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला तो प्रदूषण फैल रहा है। दूसरा, हरित गृह प्रभाव देखने को मिलता है। हरित गृह प्रभाव क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में स्पेशल रूप से, तो आप इसके लिए घबराएं ना। इसके बाद अम्ल वर्षा देखने को मिलता है। अम्ल वर्षा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब पानी के साथ गिरती है बारिश के टाइम पर तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है, आपको कई बीमारियों से क्या करेगा, ये सामना करवा देगा। और आपने ताजमहल का सुना होगा कि कलर पीला पड़ता जा रहा है, वो अम्ल वर्षा के कारण ही है। इसके बाद ओजोन का क्षय हो रहा है। ओजोन तो डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अनियमित वर्षा हो जाती है, कभी तो वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि बाढ़ ही आ जाए, कभी वर्षा होती ही नहीं कि सुखाड़ आ जाती है, यानी कि कोई नियम नहीं बच रहा है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये सभी हम समस्याएं जो है ना देखते हैं। हमने जो जितना अत्याचार किया है पर्यावरण के लिए उसके कारण ही। अब हम समझते हैं ओजोन के बारे में कि भाई ओजोन क्या है। तो जानिए कि ओजोन क्या है। ओजोन के बारे में अगर बात किया जाए तो सीधा याद रखिएगा कि ओजोन एक तरह का गैस है। क्या है, गैस। होता क्या है देखिए, ओजोन का अणुसूत्र जो है ना प्यारे बच्चों, वो O3 होता है। क्या होता है, O3। O2 है ऑक्सीजन गैस, O3 है ओजोन गैस, और सीधा O है ऑक्सीजन का परमाणु। O क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु। O2 है ऑक्सीजन गैस और O3 है ओजोन गैस। कौन सा गैस, ओजोन का लो सीधा आप इसे। तो ओजोन क्या जानिए, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3 परमाणु से ओजोन के अणु बनते हैं। ओजोन एक घातक विष है, यानी कि एक विषैला गैस होता है। यह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी किरण जो है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि सूरज हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन 100% अच्छाई कहीं भी नहीं है। सूरज से जो ऊर्जा मिलती है हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सूर्य के किरण में हानिकारक किरण भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, उसे पराबैंगनी किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये पराबैंगनी किरण जो है वो जीव के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह गैस मानव में, अच्छा यह गैस नहीं, यह किरण होना चाहिए, ठीक है ना, यह किरण, यहाँ पर हल्का इसको ठीक कर लीजिएगा, यह क्या लिखेंगे, किरण। तो 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, इसको हम आपको PDF में ठीक करके दे देंगे। तो यह जो आपका ओजोन गैस, बिल्कुल ठीक है, यह गैस नहीं भाई साहब, ये किरण, पराबैंगनी किरण, यह किरण जो है मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। आपसे कोई पूछेगा कि पराबैंगनी किरण जो है वो मनुष्य में कौन से रोग को उत्पन्न करता है, तो त्वचा के कैंसर को। अगर पराबैंगनी किरण आपके शरीर तक पहुंच गया ना भाई साहब, तो आपको स्किन में कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और ओजोन जो है बिल्कुल ठीक है, ओजोन बिल्कुल, हाँ, त्वचा के कैंसर उत्पन्न करती है। और ओजोन वायुमंडल में जो है ना 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अतः ओजोन हमारे जो है ना पारितंत्र होना चाहिए, पारितंत्र के लिए काफ़ी लाभदायक है। कौन, ओजोन क्या करता है, पराबैंगनी किरण को रोक लेता है। अगर पराबैंगनी किरण आ जाए पृथ्वी पर, ओजोन नहीं रहेगा तो आ ही जाएगा, और आ जाएगा तो हमारे त्वचा में कैंसर का समस्या हो सकता है जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव है उसके लिए। अभी तो ओजोन आपने शॉर्टकट में देखा, अब समझिए ओजोन को और डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं।
अब देखेंगे कि ओजोन आखिर बनता कैसे है, ओजोन गैस जो है ना वो बनता कैसे है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आपका क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है मान लीजिए, और यहाँ पर है आपका सन यानी कि सूरज है। और आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है वो वायुमंडल से चारों ओर से घिरा हुआ है, वायुमंडल से चारों ओर से क्या है, घिरा हुआ है। और पृथ्वी के वायुमंडल में ही एक लेयर ओजोन का भी है, पृथ्वी के वायुमंडल में ही एक परत किसका है, ओजोन का है। मान लीजिए कि यह जो मैंने परत बनाया ना, ये ग्रीन कलर का, ये ओजोन का लेयर है। ये किसका लेयर है, यह लेयर किसका है, यह लेयर प्यारे बच्चों किसका है, यह ओजोन का लेयर है। अब क्या होता है, इसमें ओजोन गैस पाए जाते हैं, इसे ओजोन परत भी आप कह सकते हैं, ओजोन लेयर। इसमें पाए जाते हैं ओजोन गैस, कौन सा गैस, O3 गैस, O3 यानी कि ओजोन गैस पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि सूर्य से जो किरणें हैं वो निकलती हैं और पृथ्वी तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है, पृथ्वी तक। होता क्या है कि सूर्य से आने वाले जितने भी किरण हैं उसमें पाए जाते हैं कुछ हानिकारक किरण भी, जो हमारे लिए खतरा है, और उसे ही कहते हैं पराबैंगनी किरण। और पराबैंगनी किरण को ये वाला लेयर जो है ना, यहाँ से तो ये आ जाता है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद ओजोन लेयर कहता है कि रुको भाई, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको पृथ्वी पर नहीं जाना है, तुम पृथ्वी पर जाओगे तो पृथ्वी के प्यारे प्यारे जीवों को समस्या में डाल दोगे, इसीलिए कि तुम यहाँ से आगे जाओ ही नहीं। ये ओजोन परत क्या करता है, पराबैंगनी किरण को, अल्ट्रावायलेट जो रे है उसको सोख लेता है, कौन, ओजोन परत, और पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देता है। और पृथ्वी तक क्या करता है, नहीं पहुँचने देता है। इसीलिए हम लोग त्वचा कैंसर से बच जाते हैं। और अगर ओजोन परत नहीं होगा ना, ये ओजोन परत अगर ख़राब हो जाए कहीं पर, ये इसमें छिद्र वगैरह हो जाए तो फिर समस्या हो जाएगी। तो देखा आपने कि मतलब ओजोन गैस जो ओजोन परत में पाई जाती है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आई, एक तो आया ओजोन, दूसरा आया ओजोन परत, तीसरा आया ये पराबैंगनी किरण। ये सब चीज़ें अब हम लोग डिटेल में आगे क्या करते हैं, जानते हैं। अभी तो आपने हल्का शॉर्टकट में ओजोन को जाना कि ओजोन क्या है, वो कैसे रक्षा करती है, और पृथ्वी के वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का, यानी कि ये लगभग 35 किलोमीटर मोटा परत होता है। ये छोटा मोटा परत नहीं होता है, ये इतने मोटे परत है ओजोन का। अब हम जानते हैं कि ओजोन आखिर बनते कैसे हैं भाई, ओजोन कैसे बनती है। ओजोन बनने का कारण देखिए, मतलब समझिए प्रोसेस कि ओजोन आखिर बनते कैसे हैं। होता क्या है, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी किरण, विकिरण कहिए या किरण कहिए, बात बराबर है, विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन गैस O2 अणुओं से ओजोन बनती है, यानी कि O2 से ही ओजोन बनता है, ये पराबैंगनी किरण के प्रभाव से। होता यह है कि उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं यानी कि O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु यानी कि ऑक्सीजन परमाणु में ये बदल देते हैं। और ये ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु जो है एक ऑक्सीजन अणु के साथ, परमाणु यानी कि O जो है वो एक ऑक्सीजन अणु के साथ यानी कि O2 के साथ, O जो है वो O2 के साथ संयुक्त होकर यानी कि मिलकर O3 जो है बनाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित समीकरण में दिखाया गया है। होता क्या है देखिए, ये है आपका पृथ्वी, ठीक है, और ये सूर्य है, मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है। यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए कि ये है ओजोन लेयर, ये क्या है, सॉरी ओजोन लेयर मान लीजिए, या फिर ये सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल का। अब इसमें आती है पराबैंगनी किरण, कौन किरण, पराबैंगनी किरण आती है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना उसको क्या करती है, तोड़ देती है ऑक्सीजन के परमाणु में, यानी कि O में क्या कर देती है, तोड़ देती है। और फिर ये ऑक्सीजन क्या करती है,
वायुमंडल में जो कहीं पर ऑक्सीजन गैस O2 है उससे जाकर के रिएक्शन करके ये ऑक्सीजन और ये O2 O3 गैस बना लेती है। कौन सा गैस बना लेती है? O3 गैस। और यही O3 तो ओजोन है। यहाँ पर देखिए इस चीज़ों को, ऑक्सीजन यानी कि O2 को पराबैंगनी किरण क्या करती है? ऑक्सीजन परमाणु में तोड़ देती है। अब ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगी? ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगी? ऑक्सीजन यानी कि O2 से रिएक्शन करके O3 बना देती है। और यही O3 क्या है? यही O3 क्या है प्यारे बच्चों? ओजोन है। तो ओजोन ऐसे ही बनती है। देखा आपने प्रोसेस। अब है कि ओजोन परत क्या है भाई? ओजोन परत क्या है समझिए पूरे डिटेल में। हमने आपको अभी जस्ट बताया भी था कि यह है पृथ्वी, ये है आपका सूर्य, और यहाँ तक है मान लीजिए वायुमंडल। यहाँ तक क्या है? हमारा वायुमंडल है। और वायुमंडल 4-5 परतों में बटा हुआ है। ठीक है। दूसरा ही परत है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल में ही 15 किलोमीटर से, कहाँ से? 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक? 35 किलोमीटर तक एक मोटा परत पाया जाता है जिसमें ओजोन गैस होती है। इसमें कौन सी गैस है? ओजोन गैस। और इसे ही ओजोन परत कहते हैं। देखिए पृथ्वी का वायुमंडल 5 परतों में जो है ना वो बटा हुआ है। सबसे पृथ्वी के नज़दीक जो है वो क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल, इसके बाद मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल से मिलकर बना है। हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो इस 5 परतों से मिलकर क्या है? बना है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर 5 लेयर है आपके वायु के। ये हो गया भाई साहब आपका 1 2 3 4 और मान लीजिए 5। ठीक है। इसमें से दूसरा परत जो है ना वो समताप मंडल है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला परत, ये समताप मंडल है। और समताप मंडल में ही 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है ना ये फैला हुआ है मुख्य रूप से। एक मिनट, जहाँ दूसरी परत समताप मंडल है जो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक फैला है। और ओजोन परत इसी समताप मंडल का ही एक हिस्सा है जो धरती की सतह से 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है। समताप मंडल में ही यहाँ 10 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर से लेके 50 किलो, 10 से लेके 50 तो ये आपके समताप मंडल ही है। लेकिन समताप मंडल में 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है ना वही आपका कहलाता है ओजोन परत। और ओजोन परत में ओजोन गैस यानी कि O3 गैस पाई जाती है। ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? O3 गैस पाया जाता है जो परावैंगनी विकिरण को धरती पर आने से रोकती है। ठीक है, ये ओजोन परत है। अब परावैंगनी किरण क्या है वो जानते हैं। तो देखिए परावैंगनी किरण जो है ना रेडिएशन का एक रूप है जो सूर्य से निकलती है। ये रेडिएशन खास करके खतरनाक रेडिएशन कह लो इसे, कहाँ से निकलती है? सूर्य से निकलती है। वैसे तो परावैंगनी किरणों से विटामिन डी मिलता है, लेकिन भाई साहब इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इतना बुरा असर कि कैंसर आप समझ सकते हैं ना, उस तरह की बीमारी भी ये उत्पन्न कर देता है। तो ये है आपके परावैंगनी किरण। ओजोन परत का महत्व कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भाई ओजोन परत के महत्व को बताइए, तो तभी से तो वही पढ़ ही रहे हैं। लिख दीजिएगा स्पेशल, उसमें मैं बता दे रहा हूँ कि ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है, यानी कि उसको सोख लेता है, जो मानव में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देती हैं। और सोख लेती है वो, इसीलिए हम बच जाते हैं इन सभी बीमारियों से। ओजोन परत का महत्व आप ऐसे लिख देंगे। अब देखिए कि ओजोन छिद्र क्या है और इसका कारण कौन सी गैस है। सबसे पहले समझिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ओजोन छिद्र के बारे में। अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका हमारे से ना भाई, अंटार्कटिका में ओजोन परत में हो गया था छेद। ये पृथ्वी है
और ये ओजोन परत है, मान लीजिए इसके चारों ओर। तो अंटार्कटिका में यहाँ पर क्या हो गया था, छेद हो गया था। अंटार्कटिका में क्या हो गया था, छेद। अब यहाँ से पराबैंगनी किरण अंटार्कटिका में जा रही थी। नीचे वाला जो श्वेत निर्जन स्थान है बर्फ से ढका हुआ, यहाँ पर जो है ना वो पराबैंगनी किरणें जा रही थी। वो तो अच्छा मानिए कि यहाँ पर व्यक्ति बहुत कम ही रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला, नहीं तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आ जाता। तो अंटार्कटिका में ओजोन परत में हो गया था छेद। ये जो ओजोन परत है इसमें क्या हो गया था, छेद हो गया था। कहाँ, अंटार्कटिका के ऊपर। अब इससे क्या होता भाई, अब अगर यहाँ पे जीव रहते तो फिर इसको त्वचा का कैंसर हो जाता। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये छेद भी अब धीरे धीरे क्या हो रही है, बंद हो रही है। यूँ कहिए कि बंद हो चुकी है लगभग, क्योंकि इसमें बहुत सारा सुधार वगैरह किया गया था। तो हम ओजोन छिद्र क्या है वह जानेंगे, और ओजोन छिद्र बनते क्यों है ना ये भी जानेंगे। इसके और इसका कारण कौन कौन सी गैस है, किस गैस के कारण ओजोन छिद्र होती है वो जानेंगे। तो याद रखिएगा, ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार गैस जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको हम शॉर्टकट में CFC कहते हैं। CFC के बारे में अच्छा बात मैं आपको बता दूं कि ये प्राकृतिक गैस नहीं है, ये मानव निर्मित यौगिक है। CFC प्रकृति में नहीं पाया जाता, ये मनुष्य के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और CFC का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर यानी कि शीतलन में और अग्निशमन में किया जाता है। जितने भी कूलिंग बॉडी मशीन है, ठंडा करने वाला AC, फ्रिज, इसके बाद आप कह लो कि और भी जितने भी ठंडा करने वाले मशीन आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं, उस सभी में क्या पाए जाते हैं, उस सभी से निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस। ठीक है, और वही CFC गैस जो है ना वो ओजोन परत को क्षय करती है, ओजोन परत का क्षय करती है, यानी कि उसमें छिद्र बनाने का काम करती है। हमने लिखा है कि यह गैस ओजोन लेयर में मौजूद ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करके ओजोन को यानी कि O3 को ऑक्सीजन यानी कि O2 के रूप में विघटित कर देता। भाई साहब, ये O3 को जा करके O2 में बदल देता है। O3 को जाकर किस में बदल देता, O2 में, जिसके कारण ओजोन परत का क्षय होता है। क्षय का मतलब है सीधा सीधा कि वहाँ पर ओजोन का लेयर पतला हो जाता है। ठीक है, और हमें ओजोन लेयर छिद्र दिखाई देता है। इस प्रकार के छिद्र से पराबैंगनी या फिर पराबैंगनी भी कह सकते हैं, पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंचती हैं, जो मानव में त्वचा कैंसर का कारण होती हैं। समझा आपने? तो ये सब चीज़ें आप याद रखें। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव। भाई ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो समझिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, देखिए मैं आपको पहले अपने कंसेप्ट के हेल्प से समझाता हूँ। ये है आपका पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी, और ये है वायुमंडल, ये क्या है, वायुमंडल है, और यहाँ पर है प्यारे बच्चों सूरज, सन है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि सूरज से जितनी किरणें आती है पृथ्वी पर टकराती है और फिर लौट जाती है। ठीक, सूरज से किरणें आ करके पृथ्वी से टकराती है और फिर क्या होती है, वो लौट जाती है, यानी कि उसका परावर्तन हो जाता है और लौट जाती है। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होता है। और अगर ये किरण आए और पृथ्वी के वायुमंडल में ही अटक जाए तो क्या होगा पता है, पृथ्वी हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा गर्म। सूरज के किरण के कारण ये पृथ्वी क्या हो जाएगा, गर्म। और अब वही होना शुरू हो चुका है। हम लोग प्रदूषण ज़्यादा फैला रहे हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्पादन करते हैं, और इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O, याद रखिएगा इसे ही लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहते हैं। ये गैस छोड़ दिया जाना तो आप हंसेंगे ज़्यादा, क्या करेंगे, हंसेंगे। इसके बाद मीथेन गैस और जलवाष्प हम लोग बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, और ये सारे गैस वायुमंडल में जब होते हैं ना तो ये क्या करते हैं पता है, ये सूरज के किरण को लौटने नहीं देते हैं। कहते हैं कि रुको तुम पृथ्वी के वायुमंडल में ही, यानी कि
वायुमंडल में सूर्य के किरण को ये लोग रोक के रखते हैं, ये सारे गैस इसको जो ना वायुमंडल से दूर यानी कि बाहर नहीं जाने देते हैं। अब क्या होगा, अब इस सभी गैस के कारण वायुमंडल में सूर्य का जो किरण है वो रुक जा रहा है, और सूर्य का किरण रुकेगा तो पृथ्वी पर गर्मी महसूस होगा। भाई समझ में आ रहा है। और इसी गर्मी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी गर्मी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य की किरण को रोकने का सबसे ज़्यादा काम कार्बन डाइऑक्साइड ही करता है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरण को रोक के रख लेता है। रोक के रखेगा तो क्या होगा, पृथ्वी आपको पता होना चाहिए गर्म हो जाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्र जो परसेंटेज है वो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। और इसी कारण से आप देखते हैं कि पृथ्वी इतना ज़्यादा गर्म है, और धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होता ही जा रहा है। लेकिन जिस दिन कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 1 हो गया ना, यानी कि 1% अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिस दिन वायुमंडल में, उस दिन याद रखिएगा वायुमंडल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और पृथ्वी के सारे चीज़ जल जाएंगे, पृथ्वी टकला हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो पृथ्वी है वो क्या हो जाएगा, टकला हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 1% हो जाए तो समझ सकते हैं कि मात्र 1% कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। अब ग्रीन हाउस गैस को यहाँ भी पढ़ लीजिए। वायुमंडल में उपलब्ध ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, और यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका जो फार्मूला होता है वो N2 होता है। इसके बाद मीथेन है, जल वाष्प है जो भाप के रूप में है। इससे पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्रीन हाउस जो है ना प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। होने वाले जो तापमान में वृद्धि है उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसमें हल्का टाइपिंग मिस्टेक है, हल्का इसको हम क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे, ये आप याद रखिएगा। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव आपने समझा। अब एक अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कचरा प्रबंधन, कि भाई कचरा प्रबंधन क्या होता है। कचरा का उत्पादन हम लोग करते हैं तो उससे निपटने का भी तो तरीका हमें पता होना चाहिए कि आखिर कचरा से कैसे निपटेंगे। तो समझते हैं अब हम लोग कि कचरा का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, कचरा को कैसे हम लोग जो है ना डिकम्पोज कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कचरा प्रबंधन, यानी कि कचरा का सही तरीका से उससे निपटारा पाना ही कचरा प्रबंधन है। तो जानिए क्या लिखिएगा कि विभिन्न स्थानों से प्राप्त कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से जो है समुचित निपटारा करने को कचरा प्रबंधन कहते हैं। वैज्ञानिक तरीका से कचरा को आप निपटा देते हैं तो वही कचरा प्रबंधन है। इसके लिए क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में कचरे को एकत्रित करने के लिए बड़ी बड़ी धानी मतलब जो डस्टबिन है, डस्टबिन को ही हम धानी कहते हैं, ठीक है। धानियाँ रखी जाती हैं। जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय कचरों के लिए अलग अलग धानियाँ यानी कि जो आपके बीन है डस्टबिन वो रहती है। कचरे को अलग अलग छांट कर कुछ कचरे को पुनः चक्रण किया जाता है। वहाँ पे लिखा ही होता है कि जैव निम्नीकरण यानी कि जो सड़ गल जाने वाला कचरा है इसको अलग बॉक्स में रखिए और जो नहीं सड़ने गलने वाला है उसको अलग बॉक्स में रखिए, ठीक है। और जिस कचरा का जो कचरा जो होता है सड़ने गलने वाला होता है उसका तो वो ऐसे ही क्या करते हैं सड़ा गला करके कुछ उसको डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन जो कचरा अजैव निम्नीकरणीय है, जो सड़ता गलता नहीं है, उसका वो लोग रिसाइकल करके यूज कर लेते हैं। प्लास्टिक हो गया, जैसे कि कोई धातु के टुकड़े हो गए, उस सब चीज़ों का। अब जिस कचरा का पुनः चक्रण संभव नहीं है उसे शहर से बाहर गड्ढे में डाल दिया जाता है। इस
कचरे के इस तरह कचरे का प्रबंधन किया जाता है। इस तरह से कचरे का क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। तो कचरा प्रबंधन भी आपने क्या करा, सीखा। एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अम्ल वर्षा, जो अभी मैंने आपसे बात भी किया था कि भाई अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा क्या है वो समझने की आप क्या करिए, कोशिश करिए 1 मिनट के अंदर। आपने प्रदूषण समझा, हरित गृह प्रभाव समझा, ओजोन क्षय समझा, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो जानते ही हैं। अम्ल वर्षा जान लीजिए। अम्ल वर्षा क्या है, वर्षा के पानी में, ठीक है, SO2 की मात्रा, सोडियम डाइऑक्साइड की मात्रा अगर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे ही मुख्य रूप से अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा मनुष्य के लिए ख़राब चीज़ें हैं और कई चीज़ों का ये कलर ही चेंज करने का काम करता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा टॉपिक ही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अम्ल वर्षा कम ही आपके एग्ज़ाम में आता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।